Hello everyone. Our next topic is refraction of the light for IIT JEE and NEET. तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. मीन्स द फिनोमेना द फिनोमेना द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट is called refraction of the light. रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. अब देखो इसमें रिफ्रैक्शन में होगा क्या. रिफ्रैक्शन में जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है या उससे ट्रांसमिट होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज नेवर चेंजेस बट वेलोसिटी and wavelength of the light is changed when light goes from one medium to another medium, from one medium to another medium. अब देखो होगा क्या है इसमें. रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ द लाइट मीन्स मान लो ये अपने पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई इस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंट से आई पे, एक एंगल आई पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ये अपनी हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है. अब लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल इनिशियल डायरेक्शन से कुछ बेंड हो जाती है. इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, वेयर आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस रिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लाइट की वो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी जब लाइट एक मीडियम से, लेट से यहाँ पे मान लिया मैंने मीडियम म्यू1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और यहाँ पे मीडियम दूसरा है, यहाँ पे मान लिया मैंने एयर है, कोई मीडियम की बात करें तो, और यहाँ पे ग्लास है. जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है या बेंड हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है. अगर ये तो बाद की बात करेंगे, तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से ये कुछ एंगल बेंड हो जाती है, जिस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. तो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी लाइट की चेंज नहीं होती है. जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो लाइट की वो सोर्स डिपेंडेंट होती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि किस सोर्स से लाइट अपने पास आ रही है. लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है यहाँ पर. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको शॉर्ट में RI लिख देते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू क्या होता है C/V. वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होगा, वही क्या होगा अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट में जो म्यू की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है.
म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, तो म्यू की वैल्यू एब्सोल्यूट के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं अपन, एक ही मीडियम की बात करते हैं। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेट से मान लिया अपने पास कोई एक लाइट है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये होगा μ1 डिवाइडेड बाय μ2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड ये उल्टा आएगा यहाँ पे, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो μ2 क्या हो जाएगा, C अपॉन V2 डिवाइडेड बाय V1 अपॉन C। तो ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2। पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है वो, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो मे बी एंड मे बी और मे नॉट बी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, मे नॉट बी ग्रेटर देन 1। मीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो मीडियम किस टाइप का है। तो म्यू का फॉर्मूला अपने पास क्या आया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू बराबर क्या, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, सी अपॉन लेमडा। तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ किस में, एयर में, वैक्यूम में। और यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ इन ए मीडियम। तो ये कितना, एक सेकंड, ये यहाँ पे सी नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, क्यों फ्रीक्वेंसी, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, लेमडा 0 डिवाइडेड बाई लेमडा एम। लेमडा 0 क्या है, वेवलेंथ इन ए वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ए मीडियम। तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें पहला जो लॉ आता है वो आता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आरआर्स एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड आता है स्नेल्स लॉ, जिसको अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। लेट से मान लिया कि अपने पास ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई एट एंगल आई पे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। और ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लेट से इस मान लिया कि सरफेस के ऊपर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और सरफेस के नीचे है उसका μ2 है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट ए पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एट पॉइंट ए जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, μ1 ऊपर वाली सरफेस का, ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, μ1 इंटू साइन आई डिवाइडेड इज इक्वल टू μ2, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है अपना, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखो जो म्यू की वैल्यू है, अगर म्यू की वैल्यू बढ़ रही है तो इस इक्वेशन से देखो, अगर म्यू की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट होगा। अगर म्यू की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो थीटा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है डेंसर और रेयर मीडियम का,
कि डेंसर और रियर मीडियम में जो अपना रिफ्रैक्शन की कंडीशन है वो किस टाइप से सेटिस्फाई होगी। अगर देखो लाइट मूव कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, लेट से हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस के ऊपर वाला रीजन है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने म्यू डी से, ठीक है। एक सेकेंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने म्यू डी से। नीचे वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने म्यू आर से। तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ये क्या कर जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया मैंने आई है, ये नॉर्मल है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो वो नॉर्मल से टूवर्ड शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल से दूर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन ये इस एंगल पे शिफ्ट हो जाती है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल से टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाती है ये। इसको इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यदि लाइट अपनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू डी साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर। तो अगर मैं रेयर मीडियम को एयर भी मानूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, म्यू डी साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। ये कंडीशन हो जाएगी जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सेकंड केस में क्या होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बना देता हूँ इसको। लेट्स से हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइट इस टाइप से आ रही है, ये एंगल ऑफ, ये अपना नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लिया, ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे म्यू डी मान लिया। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये इनिशियल डायरेक्शन हो गई इसकी। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं दोबारा बना देता हूँ। लेट से हमारे पास ये लाइट आई कुछ इस टाइप से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका आई है, और ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो ये अपनी नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। मीन्स लाइट जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में लेकिन ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जब अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, म्यू आर एंगल क्या है यहाँ पे आई, म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू साइन आर। अगर म्यू आर को 1 मानूँ, रेयर मीडियम को मैं एयर कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डी साइन आर। ये हो गया अपना स्नेल्स लॉ व्हेन ए लाइट मूव रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें, नेक्स्ट कंडीशन आती है में इसमें लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। अब देखो लेटरल शिफ्ट क्या होती है। लेट्स से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और लेट्स से हमारे पास और थिकनेस है इसकी ट्यू टी। लेट्स से वी हैव ए ग्लास स्लैब
ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी। तो देखो, जब लाइट इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी तो ग्लास स्लैब क्या कराता है, ओनली शिफ्ट करवाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ग्लास स्लैब ओनली शिफ्ट करेगा, ओनली शिफ्ट करेगा। ग्लास जो स्लैब है वो हमेशा शिफ्ट कराएगा। देखो कैसे, लेट से हमारे पास ही वही एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। हाँ, जिसकी थिकनेस मान ली मैंने, एक सेकंड ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं यार। ये इस टाइप से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब जब इस पे लाइट इंसिडेंट करती है, इसकी थिकनेस मान ली मैंने टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने म्यू है। जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी, ये देखो ये लाइट आई यहाँ से, ये लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है एट एंगल आई पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने एयर है। जब लाइट, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लाइट मूव कर रही है किस में, रेयर टू डेंसर मीडियम में। एयर से ग्लास में मूव कर रही है तो रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, तो लाइट क्या करनी चाहिए, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जानी चाहिए, नॉर्मल की तरफ झुक जानी चाहिए लाइट। तो ये लाइट जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी, ये हो गई इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई एट एंगल आर। अब लाइट आगे जाके मूव करेगी और जो बिलो सरफेस है ग्लास की उससे उस पर इंसिडेंट होगी। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इस सरफेस के लिए वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एट ए पॉइंट बी, ये मैंने बी पॉइंट दे दिया, ये मैंने ए पॉइंट दे दिया। तो एट ए पॉइंट बी क्या होगा, बी। अब देखो जो लाइट है वो रेयर डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन शिफ्ट हो गई इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस इनिशियल डायरेक्शन को, लाइट की जो इनिशियल डायरेक्शन है इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जो ये शिफ्ट देखने को मिलेगा अपने को, ये क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। यही होता है अपना लेटरल शिफ्ट। देखो ग्लास स्लैब ने क्या किया, लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही थी उस डायरेक्शन से इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, जिसको इस शिफ्ट को अपने क्या कहा, लेटरल शिफ्ट डेल्टा का। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है टी साइन आई माइनस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई कोस आर। ये होती है लेटरल शिफ्ट की वैल्यू। देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, एक सेकंड। ये अपने पास ग्लास स्लैब थी इस टाइप से, ठीक है। ये ग्लास स्लैब थी अपने पास, ये लाइट इस डायरेक्शन में आई और ये अपना नॉर्मल हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अब ये रेयर से, इसका मान लिया मैंने ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया, एयर ले लिया यहाँ पे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है लाइट, ये अपना नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन झुक गई नॉर्मल की तरफ, ये एंगल हो गया आर। जब लाइट बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, ये पॉइंट बी मान लिया मैंने, ये पॉइंट ए मान लिया, तो जब लाइट बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो ये अपना नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा यहाँ पे। जब लाइट, अब देखो बी पॉइंट पे क्या होगा, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइट जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन शिफ्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। और जब इनिशियल डायरेक्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन और जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे है, उसमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है अपने को, जिसको अपन कहते हैं लेटरल शिफ्ट डेल्टा। इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, कितना हो गया, ई हो गया। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन, स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट ए, क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ में, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। म्यू आर की वैल्यू 1 है,
साइन आई कितना हो जाएगा, म्यू साइन आर। ठीक है, तो एट पॉइंट बी, तो ए पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो पॉइंट बी पे क्या होगा, म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, म्यू आर, यहाँ पे भी दोनों साइड में मान लिया मैंने एयर है, म्यू आर इंटू साइन ई, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू, म्यू आर की वैल्यू 1 साइन ई। अब ये इक्वेशन 1 बोल दी मैंने, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, आई इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये कंडीशन आ गई लेटरल शिफ्ट के लिए। नंबर 3 इसमें डिस्कस करते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब देखो TIR के लिए कुछ कंडीशन होती है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं TIR। ये कब होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है। मींस जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करेगी तो नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल से शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हट जाएगी। देखो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले कंडीशन होती है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करनी चाहिए। लाइट मूव्स डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करती है तो शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। लेट्स से हमारे पास ये कुछ इस टाइप से ये ग्लास स्लैब है बड़ी सी, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे देखो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करनी चाहिए, तो यहाँ पे मान लिया मैंने एयर है रेयर मीडियम में, और यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है या वाटर भी बोल सकते हो, ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया मैंने। तो जब लाइट जब लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो होगा। तो लाइट जब मूव करेगी परपेंडिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो सीधे निकल जाएगी। अब देखो मैं जैसे जैसे आई बढ़ा रहा हूँ, अब मैं जैसे जैसे आई बढ़ाऊँगा, ये देखो मान लिया मैंने नॉर्मल है, अब जैसे जैसे मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई, मीन्स इसको टिल किया लाइट को, लेट्स से मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया मैंने आई है, और जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन जाएगी इस डायरेक्शन में, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। नंबर थर्ड केस, ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और ज़्यादा करता हूँ, लेट से मैंने ये इस टाइप से कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कुछ इस टाइप से कहानी होगी यहाँ पे, ये हो गया आर। अब एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा, जिसको मैं थीटा सी नाम दे देता हूँ, क्रिटिकल एंगल एट थीटा सी एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट है वो पैरेलल हो जाती है इस ग्लास स्लैब के, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अगर मैं देखो यहाँ पे जब एट थीटा सी की बात करते हैं, क्रिटिकल कंडीशन की बात करते हैं, तो लाइट के लिए क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं इसको। अगर अपन क्रिटिकल कंडीशन की बात करते हैं और लाइट इंसिडेंट हो रही है हमारी क्रिटिकल एंगल पे, थीटा सी इज़ द क्रिटिकल एंगल, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है। जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो ग्लास स्लैब के पैरेलल हो जाती है। लेकिन मैं आगे बात करूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी है, तो उस केस में क्या होगा,
इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। अगर थीटा सी की वैल्यू, एक सेकेंड आगे बना देता हूँ। अगर थीटा सी की वैल्यू, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अपने ग्रेटर देन थीटा सी है, ये फिफ्थ कंडीशन है, तो उस केस में क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस टाइप से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विच इज़ ग्रेटर देन टू थीटा सी और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको ही कहते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही होती है अपनी TIR की कंडीशन कि लाइट है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है आफ्टर ए एंगल थीटा सी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than angle of incidence I is greater than critical angle theta c, तो देन TIR हो जाता है। ठीक है, कंडीशन है ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये अपनी TIR की कंडीशन है। और यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ हो गया अपना। अब क्रिटिकल कंडीशन की बात करें, क्रिटिकल कंडीशन कौन सी वाली, ये वाली। अब अगर क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो म्यू डी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल कंडीशन के लिए थीटा सी, म्यू आर और साइन आर क्रिटिकल कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। ठीक है, अगर म्यू आर को मैं 1 ले लूँ फॉर एयर, तो साइन थीटा सी कितना आ जाएगा अपने पास, 1/म्यू। ये होती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अब देखो क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड कर रहा है, थीटा सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये यहाँ से अपने को बात समझ में आ रही है। तो अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, फाइंड द, एक सेकेंड, फाइंड the ratio of refractive index of red light to blue light। ऑप्शन है ए, it is equal to 0, less than 1, सी ऑप्शन है greater than 1, और डी ऑप्शन है नॉट नन ऑफ दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वी, अब देखो वाइट लाइट के कंडीशन की बात करें, वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। और जो वेवलेंथ है उसका जो क्रम होता है ये इस टाइप से होता है। मीन्स जो लेमडा फॉर वॉयलेट है वो लेस देन होती है लेमडा
फॉर रेड, मीन्स जो यहाँ पे रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्रम होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, म्यू मीन्स जो म्यू रेड है वो लेस देन होता है म्यू वॉयलेट से। ठीक है, अपने पास रेशियो किसका पूछा है, म्यू रेड टू म्यू ब्लू। अब देखो दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, रेड का है या ब्लू का है। ओबियसली बात है किसका होगा, ब्लू का होगा। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, लेस देन 1 आएगी। देखो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये बात पता है अपने को, पीछे डिस्कस करी है अपन ने, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू ब्लू इज इक्वल्स टू लैम्डा ब्लू डिवाइडेड बाय लैम्डा रेड। अब जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 आएगी। तो इसका जो रेशियो है वो भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फॉर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई सो दैट रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है उसकी लाइट की अपन ने वेवलेंथ फिक्स कर दी, जो लेमडा की वैल्यू है वो फिक्स होती है। जो अपनी वाइट लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, क्योंकि उसकी लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो और सातों कलर्स की जो वेवलेंथ की रेंज है वो अलग अलग होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स कर दी अपन ने उसकी, यानी कि बोल दिया कि 3000 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ है उसकी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये अपने पास कोई ग्लास स्लैब है, जब किसी ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है अपनी, इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हुई और एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना आई मान लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब म्यू दे रखा है, इसकी थिकनेस टी है अपने पास। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी लाइट। तो यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होगी एट एंगल आई पे ही, और ये नॉर्मल की जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी। एक सेकंड मैं रहने देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन मैं सीधा ही बना देता हूँ, और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट और ये हो गई अपनी रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट क्वेश्चन क्या है कि म्यू और आई के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों परपेंडिकुलर हों, मीन्स ये दोनों, ये जो एंगल है ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो म्यू और आई के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो स्नेल्स लॉ से लगा देंगे यहाँ पे। एट ए पॉइंट ए, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने। तो स्नेल्स लॉ से क्या होगा, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, अब मैं देखो आर को क्या लिख सकता हूँ, मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, लेट से मान लिया मैंने म्यू आर की वैल्यू 1 ले ली फॉर एयर, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, अब म्यू आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको साइन आर को, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉर्मल है स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ये आई हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितने का होगा, ये 90 माइनस आई होगा इज इक्वल टू आर। तो इसको आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन आई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा, ये साइन आई डिवाइडेड बाई कोस आई, ये कोस आई हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू 10 आई। और आई को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 10 यूनिवर्स म्यू। इस एंगल को क्या बोलते हैं, वेवस्टर एंगल। और लो कौन सा होता है, वेवस्टर लो कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, म्यू और आई में ये रिलेशन हो गया
जब दोनों लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। इसको ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होगा। लेट्स से हमारे पास ये अपने पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और मीडियम से एच हाइट पर, इससे मीडियम से एच हाइट नीचे अपन ने एक सोर्स, लाइट सोर्स रख रखा है। यहाँ से एक लाइट सोर्स रख रखा है मैंने, ये इस टाइप से एस। ठीक है, और ऊपर एयर है। तो यहाँ से क्या होगा, इस लाइट सोर्स से इस टाइप से एक लाइट जाएगी, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो होगा, वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊँ, लेट से मान लिया मैंने ये लाइट इस टाइप से गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया मैंने, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी ये इस टाइप से। ठीक है, ये एंगल मान लिया मैंने ये आई है, तो ये वाला ये एंगल क्या होगा, आई होगा। एक सेकंड, ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ये वाला आर होगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया, लेट से ये यहाँ पे इस टाइप से इंसिडेंट हुई और इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गई। अगर देखो मैं धीरे धीरे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक थीटा सी की ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू क्या है, वो 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उस क्रिटिकल एंगल्स थीटा सी से भी ज़्यादा हो गई, तो लाइट इसमें उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। देखो कुछ इस टाइप से होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट से यहाँ पे थर्ड कंडीशन में मान लिया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये थीटा सी हो गया, तो इसके लिए जो आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं थीटा सी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन थीटा सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से कंडीशन बनेगी। हाँ, तो कुछ इस टाइप से कंडीशन बनेगी ये यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैंने थीटा सी से भी ज़्यादा कर दी और इसको बोल दिया आई, तो ये लाइट इसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसी को बोलेंगे अपन टी आई आर, की लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया है। तो यहाँ से ये जो एरिया होगा, जिस एरिया से लाइट बाहर आ रही है, वो एरिया क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस कहलाएगा। यहाँ तक लाइट वापस आ रही है, इसके बाद तो लाइट दोबारा उसी मीडियम में वापस चली गई, तो ये जो वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसी को बोलेंगे एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। जिस रीजन में से लाइट बाहर आ रही है उसी को कहेंगे एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। जिस रीजन से लाइट बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, उसे एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी रेडियस, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा, वो सब डिस्कस करते हैं। तो लेट से हमारे पास एंगल, उसकी क्रिटिकल टी आई आर की कंडीशन क्या थी, ये अपने पास लाइट सोर्स था एच हाइट पर। ठीक है, यहाँ से एक लाइट गई एट एंगल थीटा सी पर, और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। तो इस टाइप से वो अपना एरिया बन रहा था ऊपर।
ठीक है। इसके बाद में तो लाइट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो एरिया होगा ये होगा एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, और ये जो होगी इसकी रेडियस होगी। थोड़ा बना लेना है इसको ठीक से, ठीक है। तो टेन थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, टेन थीटा सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर अपॉन एच। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा सी इंटू एच। अब बाय स्नेल्स लो, बाय स्नेल्स लो क्या होगा यहाँ से, स्नेल्स लो लगाएंगे तो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। आर की वैल्यू एट क्रिटिकल कंडीशन 90 डिग्री है, तो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू भी 1 ले ली मैंने, तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ से टेन थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास हाइपोटेनिस हो जाएगा, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो आर की वैल्यू अगर टेन थीटा सी की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई रेडियस ऑफ एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने पास एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस के लिए कहानी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।